तो भी। चलो देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है मानते हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है मानते हो, ई कांस्टेंट है ये भी ठीक है, ए कांस्टेंट है वो भी ठीक है। बचा एन और टाउ। एन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, एन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, एंड टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मैं नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर की डायमेंशन एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I मिलेगा मेरे को। यही तो ओम्स लॉ है, पेज नंबर 3। है ना, फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा कि कौन से मटेरियल होते हैं जो फॉलो करते हैं, कौन से होते हैं जो नहीं करते, क्या कोई ऐसा है जो एग्जैक्टली उसको फॉलो करता है, ये सब बात पढ़ेंगे ना, है ना, ये सब पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो। परमानेंट मार्कर चला दिया गया मैंने, ये साले छूट ही नहीं रही। चलो भाई सुनो, अब एक बात समझाता हूँ, इन बात को ना जैसे मैं बोलूँ वैसे याद रख लेना फिलहाल के लिए तो ना। इससे क्या होगा ना, आपको समझने में आसानी होगी और मेरे को समझाने में। इन सब चीजों को दोबारा से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिखनी है ना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं क्या है। बहुत छोटा सा रिलेशन है, लेकिन कई बार कंपटीशन में डायरेक्ट आता है और सीबीएसई में भी पूछ लिया जाता है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए, सबसे पहले आपको पता होगा जे बराबर होता है करंट अपॉन में एरिया, ये रिलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। जे बराबर होता है आई बाई ए, है ना, और आई मतलब करंट इज इक्वल टू होता है भाई एन ई ए वी डी। कोमल मेरी बात समझ रही है? तो आई इज इक्वल टू निया वी डी, ये ना रट लेना बस ये शब्द निया वी डी, क्योंकि इस चैप्टर में अभी मतलब अगली क्लास तक भी मान लो ये टॉपिक में मतलब ये आती रहेगी बार बार चीजें। जे इज इक्वल टू आई बाई ए, निया वी डी अपॉन में ए से ए कैंसिल, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, अब वीडी को क्या लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है कि वीडी बराबर ई कैपिटल ई टाओ बाई एम, ई टाओ बाई एम। यदि मैं इस वीडी की वैल्यू यहां पर रखता हूं, तो जे बराबर आएगा एन ई, वीडी की जगह ई टाओ बाई एम। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, जे बराबर एन ई स्क्वायर ई टाओ बाई एम। ठीक है, अब जैसे मैं बोलू ना वो मान लेना फिलहाल, तो तुम्हें आगे में प्रूफ भी करा दूं हर चीज का। अभी मान लेना कि ये जो हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम है ना, इसको बोला जाता है सिग्मा। एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को बोला जाता है सिग्मा, एंड सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ना, ये सब पढ़ाया जाएगा। कंडक्टेंस क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को लिखेंगे हम सिग्मा, एंड सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को सिग्मा लिखूंगा तो जे बराबर आ गया सिग्मा इंटू ई, जे इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू ई, जे बराबर आ गया सिग्मा इंटू ई। एक तो ये रिलेशन याद रखना है। अरे ठीक है भाई, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। और एक बात बताऊं, कंडक्टिविटी का एक रेसिप्रोकल टर्म भी होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एंड सिंबॉलिकली रेजिस्टिविटी को मैं आपको बता दूंगा, पहले ही बता रहा हूं, देखो जल्दबाजी मत करना। ऐसे ही होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, याद रखें अभी। तो रेजिस्टिविटी बराबर अगर 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है, तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो हो जाएगा। तो इसका मतलब जे बराबर क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा की जगह 1 अपॉन रो और साथ में कितना ई। तो ई बराबर आ गया जे रो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जे रो। इस रिलेशन को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ई बराबर जे इंटू रो को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? देखो कहां से स्टार्ट करा है, जे बराबर आई बाई ए, आई की जगह नियर वीडी, वीडी की जगह ई बाई टाउ बाई एम, एन स्क्वायर टाउ बाई एम को मानना है सिग्मा, सिग्मा को लिख सकते हैं 1 अपॉन रो और उसकी वैल्यू रख दो।
आपको ये दोनों रिलेशन आपको पूछे जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है ना, क्योंकि हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। जैसे देखा जाए मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर देखता हूँ तो V इज इक्वल टू होता है आई आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक V की जगह क्या आ गया, यहाँ पर E आ गया। करंट की जगह करंट डेंसिटी आ गई। रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी आ गई। जो वेरिएबल है ना वहां पर V इज इक्वल टू आई आर में, उनको मेजर करने के लिए हमारे पास मशीन होती है। जैसे एम्पियर मीटर होता है, मतलब एमीटर, वोल्ट मीटर होता है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज आता है। तो ये और इसको कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक टर्म्स है, इनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसको तो कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है कुछ या भाई साहब? बस मैं ही मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ के चले जाऊंगा। E बराबर J इंटू रो इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अनिक भाई तू ही मेरा साथ दे देकर, तू ही बोल दे भाई। बाकी सबने तो कसमें वो कर रखी है, तोड़ेंगे नहीं ये कसमें। एक तो यार ये घर की लड़ाइयाँ सुनाते रहते हैं, मैं तो इनसे ही परेशान हूँ। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? और ये हमेशा शाम के टाइम में होता है भाई, तो क्योंकि शाम के टाइम जो अंकल लोग जो है ना ड्यूटी से आ जाते हैं। तुम्हारे चार्जर में कोई दिक्कत है? बिना वो करे ऑन करे वो दिखा देता है, क्या कहते हैं, कनेक्शन। सेल्फ इंडक्शन चल रहा है यहाँ। चल भाई, E इज इक्वल टू J इंटू रो। तो भाई ये हमारे पास हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चालू करता हूँ, पेज नंबर 4। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर टर्म मेरे को पढ़ाना चाहिए था वो सारा पार्ट हो चुका है। छोटे छोटे रिलेशन जो भी आते हैं इसमें, ये सारा पार्ट करा दिया मैंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस बार। कर दूं साहब? ठीक है जी। पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। हमें पता है इनके नाम याद रखो, मैं जो बोलता नहीं है ना भाई साहब, उन्हीं से ही जयकारे लगवाए। अरे अरे, तो छूट ही नहीं रहा भाई, देख रहे हो। कसमें मोहब्बत वादे टूट गए, ये ले बेटे की जान। इसमें वो मारना पड़ेगा, गीला कपड़ा दिखे। ये ले बेटा। अब देखो, वाला डस्टर दो, चुंबक वाला, उससे बढ़िया साफ होगा तो। भाई ये हो गया, आगे पढ़ा लूं जरा। चलो अब पढ़ते हैं क्या। ये तो हो गया, चलो आगे पढ़ाता हूँ नया टॉपिक। अरे बोलो मत यार। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, है ना। और टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक क्लास लगाएंगे। फिर रेजिस्टेंस के बारे में जो जो चीजें पढ़नी है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड, ये सब चीजें उसमें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम अगले टॉपिक है, किरचॉफ वगैरह पढ़ा दूंगा। सेल पढ़ा दूंगा, एक सेल की भी क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को अलग से। ओम्स लॉ। अब मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है ना, इसके अक्रॉस यहाँ पर एक मैंने ये रेयोस्टेट लगा दे रहा हूँ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा यहाँ पर ये यहाँ पर V वोल्ट है, ये यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये अपना एमीटर लगा हुआ है, या ऊपर लगा देता हूँ वोल्ट मीटर, यहाँ लगा हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी गाड़ी इनकी निकल रही है भाई इसमें। ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, और ये जो एमीटर है ये करंट को बताएगा। ये यहाँ से मैंने रेयोस्टेट लगा रखा है, ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन भी करेगा और चेंज भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। अरे ठीक है भाई, आवाज आ रही है सबको?
स्क्रीन ब्लर कहाँ हो रही है भाई? सही तो हो रही है। अच्छा, अभी भी ब्लर हो रही है क्या स्क्रीन? क्लियर है, चलो ठीक है। देखो भाई, अब क्या रखना है हमें? सबसे पहले पढ़ते हैं। हमने क्या करना है, मान लो आपको पता है ना अब तो यार, ये मेरे पास एक टेबल है ना, इसमें यहां से लिखता हूं मैं, ऐसे बना लेता हूँ छोटी सी। ये मेरे पास v है, ये i है, ये v बाई i का रेशियो है ना, जो कि r कहते हैं उसको ऐसे, v बाई i का रेशियो। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, उस एक्सपेरिमेंट में आपने मान लो 2 वोल्ट सप्लाई दी, 2 वोल्ट की सप्लाई दी आपने। जब आपने 2 वोल्ट की सप्लाई दी तो मान लो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, मान लो 1 एम्पियर। तो रेशियो कितना आया मेरे पास? 2 का। ठीक है, 2 वोल्ट पर एम्पियर। अब आपने यहाँ से चेंज करा, इसे रेयोस्टेट की सहायता से इसको चेंज करा पोटेंशियल को। रेयोस्टेट के बारे में भी पढ़ा दूंगा मैं आगे। अब मान लो आपने कर दिया 4 वोल्ट, तो आपने देखा करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। 4 वोल्ट देने पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो v बाई आई का रेशियो कितना आया? अभी भी 2 आया। अब आपने मान लो क्या कहते हैं 8 वोल्ट पास करा है, ये तो मैं एक बहुत बड़ी रीडिंग ले रहा हूँ ताकि समझा सको। करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। करंट फ्लो कर रहा है कितना? 4 एम्पियर। तो रेशियो कितना है यहाँ पर? 2। तो इसका मतलब जब हम ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे जो आई है वो कैसे, वो इंक्रीज हो रहा है। और जो उसका रेशियो है वो कैसा आ रहा है मेरे पास? कांस्टेंट है। अरे 15% है भाई। तो v बाई आई का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। v बाई आई का रेशियो कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट। 11th भी तो है इसके बाद। v बाई आई का रेशियो कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करा, तो मेरे को ग्राफ प्लॉट करने पे पता चला कि जो करंट है आई, और जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस v, उसका जो ग्राफ प्लॉट करा मैंने, तो वो स्ट्रेट लाइन आया। जो आई और v का ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन आ गया ऐसे करके। बात समझ गए? और अगर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सीधी सी बात है, v बाई आई का रेशियो कांस्टेंट लाना है तो स्ट्रेट लाइन कर्व ही बनेगा। ठीक है यहाँ तक तो अब स्टेटमेंट लिखते ही हमने प्रैक्टिकली पाया। तो अभी देखना जरा, तो क्या कहता है? इट इज स्टेट दैट फॉर अ कंडक्टर, कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ही कंडक्टर की बात हो रही है भाई, तो नेचर ऑफ मटेरियल बीच में चेंज नहीं करना आपको। तो इट इज स्टेट दैट फॉर अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied, potential difference applied। बात समझ में आ गई क्या? It is stated that for a conductor at constant temperature, current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो I है वो प्रोपोर्शनल टू V है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं I प्रोपोर्शनल है जी, तो V प्रोपोर्शनल टू I भी लिखा जा सकता है। अगर I प्रोपोर्शनल टू V है तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा दो तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर R। तो V इज इक्वल टू आ गया R इंटू में I। और हमेशा याद रखना, V बाई I का जो रेशियो है, जो कि R माना हुआ है मैंने, वो कांस्टेंट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है। देखो V बाई आई का रेशियो सब जगह 2 आ रहा है कांस्टेंट, देखो ग्राफ में दिख रहा है आप लोगों को, V बाई आई का रेशियो सेम आ रहा है।
अरे अभी मेरी क्लास हो रही है, उसके बाद जाना है यार। तो ध्यान ले लो ना, तुम क्लास में तो आ रहा हूँ। हाँ, वी बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, बात समझ में आ रही है क्या? यार ये भी तो नहीं बोलते, अब बता, 9 10 में पढ़ाते हैं ऐसे तो प्यार से। भाई बहुत दुखी हूँ मैं इनसे। इन्हें तो धमकी देनी पड़ती है कि बंद कर दो उसके खिलाफ, तब बोलेंगे भाई। ठीक है भाई, तो वी बाई आई का रेशियो शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा तभी हो सकता है जब कंडक्टर का नेचर ऑफ मटेरियल सेम रखें। ऐसे नहीं है आधे एक्सपेरिमेंट में कॉपर ले लिया, आधे में लोहे की वायर ले ली, आधे में फिर बदल ली वायर, वायर को चेंज नहीं करना। वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ है, उसको बार बार चेंज नहीं करना, कांस्टेंट लेना है सब कुछ। यूनिफॉर्म वायर लेनी है ना। और ये हमारा ओम्स लॉ था। अब इस ओम्स लॉ को और आगे पढ़ाया जाएगा आपको अगली क्लास में, ठीक है ना। तभी, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो भी चीजें, रेजिस्टेंस हो गया, ये वो सब पढ़ा दूंगा मैं। कुछ नहीं छूटेगा चैप्टर 3 में। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लोगे आज ही उठते ही सुबह, अगर ढंग से पढ़ लोगे भाई। अगली क्लास हमारी कल होगी भाई, अगली क्लास कल होगी, अगली क्लास कल होगी, परसों नहीं होगी फिर, सर सेम कल टाइम। होगी। हाँ टाइम मैं बता देता हूँ, सेम टाइम क्यों कर रहे हो? दोपहर में 12 बजे कर दूं? किसी को कोई इश्यू है पहले वो बताओ। सर कल स्कूल की क्लास है, कितने बजे? मतलब 11:30 से लेकर फिर 1 बजे तक। 1 बजे तक, चलो 2 बजे कर दूं? और भी कोई बोलते रहो, सब बोलो। 2 बजे करूं? एक एक बच्चे की दिक्कत सुनूंगा मैं, जो ये भी कह देगा। हाँ, 2 बजे भी क्लास है? काय की? इंजीनियरिंग हाँ इंजीनियरिंग पढ़। चल भाई इंजीनियरिंग पढ़। सुबह बता 10 बजे क्लास है, रख दू 10 बजे? बताते जाओ हर बच्चे की। सुबह से जो अच्छा, स्कूल है। सर सुबह स्कूल की अच्छा, क्लास होती है। चलो फिर 3 बजे रख दूं? बोलते रहो, खाली हूँ मैं तुम्हारे हाँ लिए सर, भाई, डन तुम डन लोगों सर, को 3 पढ़ाने के बजे चलेगा लिए ठीक है। मैं सर, चलेगा पूरे दिन खाली हूँ मैं चलेगा। तुम्हारे पढ़ाने के लिए। अबे 3 बजे दिक्कत है तुम्हें? तुम बताओ भाई, बताओ तुम। जिसको भी दिक्कत आए ना 1% भी कि सर सोना है, सोने की भी दिक्कत की मैं समाधान कर दूंगा भाई। किसी को अगर ऐसा कहना है कि सर मेरे को 3 बजे नींद आती है, 3 बजे मत रखो, तो मैं वो भी करूंगा भाई। आप हमारे जो है, हमारे लिए भगवान का स्वरूप हो तुम सारे बच्चे मेरे। सर अगर बोलने आती है तो। है तीन सर बजे अगर ही हाँ। बोलो आती है तो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, तो उसका समाधान करा जाएगा भाई। नहीं सर, चेंज मत कर देना सर, 3 बजे ही कर दो। हाँ 3 बजे तो मैं समाधान कर दूंगा, तो टेंशन मत ले। कल ओम्स लॉ के आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज कोई छुट्टी मत करना, टाइम से आ जाना। बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाने वाला हूँ मैं, आपको पहले ही बता। अरे 3 बजे नहीं है कोमल, केमिस्ट्री वाले सर की क्लास नहीं है बेटा कल। कोमल तुम कैसी हो गई हो भाई? सर ने तो 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। हाँ वही तो, कैसी थी तुम, कैसी हो गई तुम मगर। चल भाई अगली क्लास में कल मिलते हैं। अब जरा 11वीं वालों को भी पढ़ाने, कल क्लास मिस मत करना कोई प्लीज, है ना।